गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विवेक गोयल आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना सेम टॉपिक लेकर के। जो टॉपिक मैंने क्लास 11 के लिए बता रहा था, चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मैंने आपको अभी तक दोनों लेक्चर्स में 22 अकाउंटिंग टर्म्स बता दिए हैं। आज मैं आपके बाकी के रिमेनिंग अकाउंटिंग टर्म्स बताने जाऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है? किसी भी सामान को परचेज करके रिकॉर्ड करने पर जिस वैल्यू पे अकाउंट्स की बुक में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया गया है, एसेट्स को रिकॉर्ड किया गया है, द वैल्यू एट विच एसेट्स आर रिकॉर्डेड इज नोन एज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे एसेट्स को रिकॉर्ड किया गया है, और हम इसमें से ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट टर्म आता है आपका बैड डेप्ट। ये टर्म है बैड। बैड मीन्स गंदे, डेप्ट मीन्स डेटर्स। द डेटर्स हु आर नॉट एबल टू पे आवर मनी। डेटर्स कौन है? द कस्टमर्स टू whom we sold goods on credit, and some of the customers are proved as bad because they are not paying the amount due to them and not willing to pay the amount in near future. It is known as bad debt. और हर एक बिजनेस में हम जानते हैं जब हम सामान उधार बेचते हैं तो मे भी पॉसिबल है कि कुछ पैसा हमारा डूब जाए। तो हम हर साल कुछ पैसा हर साल डूब जाता है, एंड जो पैसा डूब जाता है उसको कहते हैं बैड डेप्ट। और हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा कुछ पैसा अगले अकाउंटिंग ईयर में डूब सकता है, उसके लिए हम प्रोविजन मेंटेन करते हैं, उसको कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स अकाउंट्स की वो सभी बुक जो मेंटेन की जाती हैं, जो प्रिपेयर की जाती हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमको वो सभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के तरीके, जहां जहां ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है, जैसे मैं अपने चैप्टर 1 में बताया था, जर्नल एंट्रीज, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक। और इसके अलावा इन सभी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड लेजर, लेजर पोस्टिंग करते थे, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ये सभी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। फिर है थर्ड नेक्स्ट पॉइंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान आप बेच रहे हो दैट इज कॉल्ड सेल्स। तो जो सामान बेच रहे हो उसकी लागत कितनी है, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ द गुड्स विच इज सोल्ड प्रेजेंटली। जो सामान बेच दिया गया उसकी कॉस्ट मालूम करते हैं, और ये कॉस्ट निकालने के बाद ही आप पता कर सकते हो कि आपको बिजनेस से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो गुड्स सोल्ड निकालने का एक फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक फॉर्मूला है जो आपको बाद में यूज आएगा। तो वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स ह्रास। ये एक तरह का लॉस है, जैसे नाम से ये डेप्रिसिएट करना, ह्रास हो जाना, मतलब लॉस। लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में लॉस होना। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में लॉस क्यों होगा? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, इन सभी वैल्यू में रिडक्शन होते हैं, कम कैसे हो जाता है? अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को कंटिन्यूअस यूज करोगे बाय स्पेंड ऑफ टाइम, बाय कंटिन्यूअस यूज, बाय वियर एंड टियर, बाय चेंज इन फैशन, बाय ऑब्सोलेंस, किसी भी कारण से उनकी वैल्यू में कमी होती रहती है और कंटिन्यूअसली कमी होती जाती है। तो इस तरह के कंटिन्यूअस डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और नॉर्मली ये मशीन को लगातार यूज करने से होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एंटिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एंटिटी। एंटिटी मीन्स अस्तित्व। किसी भी बिजनेस का, फर्म का नेम,
इट हैव अ सेपरेट एंटिटी, इसका एक अलग से अस्तित्व होता है उसके ओनर से। एंटिटी मीन्स एक कोई भी बिजनेस फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, उसका अपना अलग से अस्तित्व बाय देयर ओन नेम। फॉर एग्जांपल महेश ट्रेडर्स, महेश इज द ओनर बट महेश ट्रेडर हैज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम महेश। देन नेक्स्ट पॉइंट, एंट्री। एंट्री मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन ओरिजिनल बुक्स। तो इसको लोग बोलते हैं एंट्री, फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना। देन प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, बिजनेस का मालिक, बिजनेसमैन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एंड टेक द रिस्क ऑफ डूइंग द बिजनेस, ही इज कॉल्ड ओनर और प्रोप्राइटर एंड ही कंट्रीब्यूट द मनी इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, जिसको मैं आपको पहले से बता चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। तो पहले बात करेंगे सॉल्वेंट कौन है। वो व्यक्ति जो अपने ऊपर लायबिलिटी का टाइम टू टाइम पेमेंट कर सकते हो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और जो व्यक्ति अपने ऊपर हुई लायबिलिटी का टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं और कोर्ट के द्वारा इनको इंसॉल्वेंट अथवा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है एंड उनको अपनी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर सकते तो कोर्ट उनके एसेट्स को एक्शन करा के, नीलामी करा के डिफरेंट क्रेडिटर्स को पेमेंट कराती है। फिर देन है डेबिट एंड क्रेडिट। क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है, इसको बताया जा रहा है। जी हमें बताया जा रहा हूं डेबिट एंड क्रेडिट। एन अकाउंट हैव टू पार्ट, किसी भी अकाउंट के दो पार्ट हैं, एक पार्ट होता है डेबिट और दूसरा पार्ट होता है क्रेडिट। जैसे एक कॉइन ले लेंगे, कॉइन के अगर उछालेंगे तो या फिर डेबिट आएगा और या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। सेम उसी तरीके से हर एक ट्रांजेक्शन और इवेंट के भी दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। जो अकाउंट में लेफ्ट साइड में दिखाया जाता है उसको कहते हैं डेबिट और जो राइट साइड में दिखाया जाता है उसको कहते हैं क्रेडिट। जी अब मैं आपको बताना चाहूंगा डेबिट और क्रेडिट की मीनिंग। डेबिट मीन्स ड्यू फॉर दैट, उसके लिए दे, वो हमको देगा। और क्रेडिट मीन्स ड्यू टू दैट, मतलब उसको दे, हम उसको देंगे। और ये डेबिट और क्रेडिट की एकदम छोटी सी डिफिनेशन है। अब मैं बताऊंगा डेबिट में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। डेबिट में सभी तरह के एक्सपेंस, सभी तरह के लॉस, सभी तरह के एसेट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वो बढ़ते हैं। और क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, सभी तरह की लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, रेवेन्यू, गेन जब वो बढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। और उसका अपोजिट भी, मतलब अगर लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, एसेट्स बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट। अब मैं बताना चाहूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का एक साल पूरा होने के पश्चात हमने जो बिजनेस में डीलिंग्स की है, साल में जो कार्य किया है, हमको मालूम होना चाहिए और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानें। तो उसको जानने के लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अकाउंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट। इसमें हम लोग तीन चीजें मोस्टली बनाते हैं। पहला है इनकम, दो चीज मोस्टली बनाते हैं। पहला है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाते, जिसमें हम मोस्टली बिजनेस के ग्रॉस एक्सपेंसेस को टच करते हैं, जो सामान लाने से संबंधित खर्चा हो या मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित खर्चा हो। फिर दूसरा बनाते हैं, उससे हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद दूसरा बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हम बिजनेस के बाकी सभी तरह के खर्चों को और बाकी सभी तरह की इनकम को एडजस्ट करते हैं और निकालते हैं अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट, और यहीं से हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में मालूम चलता है। अब इसके बाद हम तीसरा चीज बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन या पोजीशन स्टेटमेंट। तो पोजीशन स्टेटमेंट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा, कंपनी का, फर्म का चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट, और ये आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। और बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी एंड राइट हैंड साइड एसेट्स। तो ये लायबिलिटी में लायबिलिटी को दिखाते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी और
इंटरनल लायबिलिटी मतलब कैपिटल को। और एसेट साइड में हम अपने बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी संपत्तियों को दिखाते हैं और टोटल ऑफ बैलेंस शीट मस्ट बी टैलीड और बैलेंस शीट का दोनों साइड बराबर होना ही चाहिए। जी धन्यवाद। आशा करता हूं जो मैंने आज आपको सारे टॉपिक्स बताए इसी के साथ मैं अपना ये चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कंप्लीट कर रहा हूं और आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूं कि आप हमेशा ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि मैं अपने आगे आने वाले सभी वीडियोज में आपको आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर कर सकूं। जी धन्यवाद।